स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचालक के लिए फिजिक्स का जो हम लोग बल और गति का वीडियो जो स्टार्ट किए थे उसका सेकंड वीडियो जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, ये सब बातें जो है हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं त्वरण के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है त्वरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सीलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से समय के साथ जब किसी वस्तु की दूरी परिवर्तित होती है या समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित होती है या स्थान परिवर्तित होता है तो उसको गति कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, जब कोई वस्तु गति करती रहती है उस समय उसके गति में जो परिवर्तन होता है ना उसको त्वरण कहते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए बाइक या स्कूटी चला रहे हैं, तो क्या आप घर से कहीं जाने के लिए निकले, मान लेते हैं कि आप घर से जो है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए निकले, तो आपके घर से आपके रिश्तेदार के घर का दूरी जो है मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर है। ठीक है, ए जो है आपका घर है और बी जो है ये आपके रिश्तेदार का जो है घर है, जिनकी बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। आप बाइक लेकर निकले, तो क्या ए से लेके बी तक की दूरी में हर जगह क्या आपके गाड़ी की जो गति थी क्या एक जैसी थी क्या? नहीं। कभी आपका रोड सूना मिला तो आपकी गाड़ी की स्पीड 70-80 किलोमीटर हो गई होगी। यहाँ पर ट्रैफिक रहा होगा, रोड खराब होगा, वहां पर आपकी गाड़ी की गति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई होगी या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई होगी। तो इसी को जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है ना समय के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो त्वरण क्या है समझ में आ गया। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, किसी वस्तु के वेग में, देखो जब हम लोग वेग और क्या बोलते हैं चाल में अंतर पढ़े थे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो स्पीड और वेलोसिटी को एक जैसा मानकर जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे के चीजों को जो है समझेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में अगर हम लोग माइक्रो लेवल पर देखें तो दोनों में डिफरेंस होता है चाल और वेग में, लेकिन मैक्रो लेवल पर अगर हम लोग देखें, बड़े स्तर पर देखें, तो दोनों को हम लोग एक समान मानकर जो है चलेंगे। तो अगर मैं कहीं पर वेग के जगह चाल वर्ड यूज कर देता हूं, चाल के जगह वेग यूज कर देता हूं, तो आप उसको समान मान के जो है चलिएगा। तो जब किसी वस्तु के वेग में या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर मतलब समय के साथ स्थिति में बदलाव होना, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। ठीक है, को त्वरण कहते हैं। और इसे जो है किससे दर्शाते हैं, इसे जो है अंग्रेजी के स्मॉल ए लेटर से जो है क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। सो इसे ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, ए से दर्शाया जाता है। तो ए का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए ए का सूत्र हो जाएगा वेग बटे में समय। मतलब अगर वेग को v माने और समय को t माने तो ये हो जाएगा ए बराबर वेग बटे में समय। अब इसकी अगर इकाई की बात करें तो इसका जो इकाई है ना, ये इकाई क्या होगा इसका, ये हो जाएगा आपका, देखिए गति का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे में एक और सेकेंड आया तो एक और सेकेंड आ जाएगा। तो ये सेकेंड और ये सेकेंड दोनों आपस में गुणा होंगे कि नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का क्या हो जाएगा, इकाई जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये कैसी राशि होगी, तो देखिए वेग आया है ना, तो वेग सदिश राशि होती है, इसीलिए त्वरण भी क्या होगा आपका सदिश राशि जो है हो जाएगा। ठीक है, तो जब किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ते जाता है तो उसको त्वरण कहते हैं। और इसी का एक और उल्टा होता है जिसको हम लोग मंदन या डी एक्सेलरेशन जो है कहते हैं। तो डी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखिए यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ क्या होते जाता है, घटता है, तो उसे
मंदन कहते हैं। जैसे आपने गाड़ी चालू किया और अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए निकले, तो आप क्या करें, आपका गाड़ी जो है पहले खड़ा हुआ था तो उसकी गति कितनी थी, 0 थी। फिर आपने एक्सीलरेटर को देना चालू किया तो आपकी गाड़ी की स्पीड 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 25 ऐसे करते हुए लगातार बढ़ी कि नहीं। तो जब समय के साथ गति बढ़ता है तो उसको त्वरण कहते हैं, लेकिन जब समय के साथ आपका गति घटता है तो उसको क्या बोलते हैं, मंदन। जैसे आप मान लीजिए कि रास्ते में जा रहे थे और यहां पर आपको दिख गया ट्रैफिक सिग्नल, आप यहां पर थे और आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी गाड़ी की स्पीड थी। जैसे जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल के नजदीक जाते जाएंगे आपकी गाड़ी की स्पीड 50 से घटकर हो जाएगी 45, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और फिर 0 ट्रैफिक सिग्नल के पास जाकर आप रुक जाएंगे। तो जब आपने गाड़ी पर ब्रेक लगाया तो समय तो नहीं रुका, ऐसा तो नहीं कि ब्रेक मारा तो आपका समय कम होता गया, समय तो आप एक्सेलरेशन कर रहे थे तब भी आपका समय बढ़ रहा था, आप ब्रेक मारे तब भी आपका समय बढ़ रहा है। तो समय क्या हो रहा है, यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है लेकिन आपकी गति क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। इसीलिए इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा त्वरण है ना, त्वरण क्या हो सकता है, हमारा त्वरण धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अगर त्वरण हमारा धनात्मक होगा तो वो हो जाएगा एक त्वरण का परिभाषा हो जाएगा, त्वरण अगर ऋणात्मक हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका मंदन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका त्वरण जो होता है धनात्मक भी होता है और क्या होता है आपका ऋणात्मक भी जो है होता है, और इसका भी इकाई क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है, इसका भी इकाई जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम लोगों को गति के जो है ना 3 नियम हमें क्या करने हैं, बनाने हैं, या गति के हमें 3 समीकरण जो है क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, इस गति के 3 समीकरणों के आधार पर जो है आपको हो सकता है कि एक आध प्रश्न जो है आपको प्रयोगशाला परिचालक में जो है देखने को मिल जाए। तो हम लोग आगे देखते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण, ठीक है, चलिए अब इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये कैसे आया कहां से आया उसके बारे में नहीं देखेंगे, हम लोग सीधा 3 समीकरण देखेंगे और 3 समीकरण को देखने के बाद जो उससे संबंधित 1-2 प्रश्न जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहले कुछ चीजों को मान लेते हैं। माना किसी वस्तु की प्रारंभिक गति u तथा अंतिम गति v है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु चलना शुरू की और जब वो चलना शुरू की उस समय उसका जो प्रारंभिक गति था वो u था और अंतिम गति कितना था, v था। ठीक है, तथा t समय में s दूरी या विस्थापन तय करती है a त्वरण के साथ। तो जो वस्तु है उसकी प्रारंभिक गति u है, अंतिम गति v है, और वो क्या करता है, t समय तक लगातार चलता है। तो t समय तक जहां से वो निकला था प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, हमारा s है, और उसका त्वरण कितना है, रास्ते में उसका त्वरण जो है a था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 3 समीकरण क्या क्या होते हैं देखिए। तो गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण, ठीक है, तो गति का आपका जो पहला समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस a t। तो v क्या है आपका अंतिम गति या अंतिम वेग, u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, a क्या है आपका त्वरण, t क्या है समय। तो देखिए यहां पर कितनी राशियां हैं, 4, u है, v है, a है और t है। तो इस 4 में से अगर आपको प्रश्न देगा, आंकिक प्रश्न देगा, न्यूमेरिकल देगा, तो इस 4 में से आपको कोई ना कोई 3 चीज आपको दिया रहेगा, या तो डायरेक्टली दिया रहेगा या तो इनडायरेक्टली दिया रहेगा। ठीक है, और तीसरा चीज आपसे पूछेगा,
तो अगर आपको क्या करना है, इन चारों में से कोई तीन चीज मालूम है और चौथी चीज निकालनी है जिसमें u v a t आता है, तो उस समय आप गति के प्रथम समीकरण को क्या करोगे, उपयोग में लाओगे। ठीक है, इसमें देखिए यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति स्थिर है तो u का मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब जब हम लोग किसी भी वस्तु का जो है गणना करना चालू करते हैं या किसी भी वस्तु के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करना चालू करते हैं, और जब हम लोग अपने घड़ी में समय को चालू कर देते हैं, लेकिन उस समय जो है हमारा जो वस्तु है वो कैसा है, स्थिर अवस्था में है। तो जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है हमारे गणना से, तो उस समय उसकी प्रारंभिक गति कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, और उसी तरीके से यदि कोई वस्तु चलते चलते क्या होती है, अंतिम स्थिति में जाकर रुक जाती है। ठीक है, अंतिम स्थिति में वस्तु क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, जैसे आप चल रहे थे, हमने आपको अवलोकन करना चालू रखा, लेकिन आप जाकर एक जगह पर रुक गए। तो जब कोई वस्तु अंतिम स्थिति में रुक जाती है तो उसका अंतिम गति जो होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर a का मान आपको धनात्मक भी रखना पड़ सकता है या ऋणात्मक भी रखना पड़ सकता है। धनात्मक कब रखोगे, जब वस्तु की गति लगातार कैसी होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। और प्रश्न में यदि कहा जाएगा कि अगर ब्रेक लगाया जा रहा है, मंदन हो रहा है करके, तो उस समय आपको a का मान क्या रखना है, ऋण रखना है। समय का मान तो हमेशा धनात्मक रहेगा, चाहे ब्रेक लगेगा चाहे एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका गति का प्रथम नियम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गति का द्वितीय नियम। ठीक है, गति का द्वितीय नियम गति का द्वितीय नियम तो अलग हो जाएगा, गति का द्वितीय समीकरण होगा। ठीक है, वो तो न्यूटन का आ जाएगा। फिर गति का द्वितीय समीकरण, तो दूसरा समीकरण होता है, देखिए, विस्थापन बराबर प्रारंभिक ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो विस्थापन बराबर प्रारंभिक गति इंटू समय प्लस आधा एक्सीलरेशन इंटू समय का स्क्वायर। तो इसमें कौन कौन सी चार चीजें हैं, देखो, s है, u है, t है और a है। तो अगर आपको प्रश्न में ये चार में से कोई तीन चीज आपको दिख रहा है और चौथा चीज आपको निकालने बोल रहा है, तो आप इस समीकरण का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसमें भी आपकी अगर कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति में रुकी हुई है तो u का मान 0 हो जाएगा, a का मान धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी जो है हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, तीसरा समीकरण होता है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी देखो चार चीजें हैं, चार राशियां हैं कि नहीं। एक तो आपका प्रारंभिक गति, अंतिम गति, त्वरण और आपका विस्थापन। तो यहां पर भी चार चीजें दी गई हैं, तो इन चारों में से जो भी चीज आपको निकालना होगा, आप यहां से तीन चीज दी रहेगी, चौथी चीज आपको निकालनी है। तो प्रश्न में आप अपने विवेक का उपयोग करेंगे कि किस समीकरण को मुझे उपयोग में लाना चाहिए, जिससे मुझे जो पूछा गया प्रश्न का न्यूमेरिकल है उसका आंसर जो है मैं निकाल सकूं करके। तो यह गति के तीन समीकरणों को आपको क्या करना है, ध्यान में जो है रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके ग्राफ भी बनते हैं, तो वो ग्राफ पर जो है हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी गति के बारे में देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं संवेग के बारे में, सॉरी संवेग बोलता हूं। इसके बाद हम लोग त्वरण पढ़ लिए, अब त्वरण के बाद देखते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वृत्तीय गति। अभी तक हमने जितना भी चीज पढ़ा ना, वो सरल रेखीय गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब चाहे आपका गति का समीकरण हो चाहे कुछ भी हो, वो सब रेखीय, मतलब रेखा मतलब एक रेखा में जब चलते हैं ना, तब वेग, चाल, विस्थापन, दूरी सब हमने पढ़ा। अब वृत्तीय गति पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो वृत्तीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु क्या करेगा, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उसकी इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति जो है बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका पंखा गोल गोल घूमता है कि नहीं, तो आपका पंखे का अगर आप रेगुलेटर को कम कर देंगे तो पंखा धीरे घूमेगा,
रेगुलेटर को बढ़ा देंगे तो पंखा तेज घूमेगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी। तो जब भी कोई वस्तु क्या करती है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति जो है हम लोग कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु सरल रेखा पर गति ना करके वृत्ताकार मार्ग पर करती है, गति करती है, तो उसकी इस गति को वृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु क्या करेगा, सरल रेखा में गति करता है तो उसको वेग और चाल बोलते हैं, लेकिन जब कोई वस्तु क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्तीय गति जो है कहते हैं। ठीक है, और जब यह एक समान चाल से गति करती है तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पंखा को, रेगुलेटर को आपने एक जगह पर फिक्स कर दिया, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर, तो जब तक उसको आप बदलाव नहीं करेंगे पंखा आपका उसी गति में चलता रहेगा। तो जब कोई एक समान गति होती है तो उसको एक समान वृत्तीय गति जो है हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यह जब एक समान चाल से गति करती है वृत्ताकार मार्ग पर ही ना, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति में भी वो यहां पर जो है मैं एक समान गति और असमान गति बताना आपको भूल गया ऊपर। ठीक है, ऊपर जो कल हम लोग पढ़े थे उसमें एक और चीज ऐड होगा, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति मतलब क्या होगा, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसको एक समान गति बोलते हैं, और जब कोई वस्तु निश्चित समय में क्या करती है, समय तो सेम रहेगा लेकिन दूरी क्या होगा, अलग अलग तय करता है, तो उसको असमान गति जो है हम लोग कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, वहां पे छूट गया था, आप उसको लिख लीजिएगा। जैसे इसके उदाहरण क्या क्या मिल सकते हैं हमें, तो इसके उदाहरण है आपका पंखे का घूमना, एक तो सामान्य सा हो गया। ठीक है, तो पत्थर का घूमना, सॉरी पत्थर बोलता हूं, घूमना। ठीक है, पंखे का घूमना हो गया, ये इसका उदाहरण हो गया। और भी लिख सकते हैं, पत्थर को रस्सी की डोरी पर बांध कर घुमाना। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, रस्सी लेते हैं और उस रस्सी में पत्थर के टुकड़े को बांधकर गोल गोल घुमाते हैं ना, और उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्ताकार गति जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार गति के बाद उसका भी परिभाषा वही होगा, जितना दूरी तय करेगा बटे में जितना समय होगा, मतलब वहां पर गति मतलब यहाँ पर परिधि हो जाएगा, दूरी मतलब क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। परिधि पर वो कितना दूरी तय करती है बटे में कितना समय वो लेती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कोणीय वेग की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा आज का वृत्तवाद जो है कोणीय गति या कोणीय वेग। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं त्रिज्या। एक सेकेंड में जितने कोण घूमती है, एक सेकेंड में जितने कोण
घूमती है उसे उस कण का क्या कहा जाएगा? कोणीय वेग कहा जाएगा। उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। मतलब ये है कि मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र है और ये एक वृत्त है। इस वृत्त में क्या कर रहा है? एक कण जो है घूम रहा है। तो देखो इसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी और इसको ये जो मिलाने वाली जो रेखा है ना, ये आपका त्रिज्या कहलाएगा। मान लेते हैं ये R1 है, ठीक है। तो पहले सेकंड में यहां पर थी, 2 सेकंड बाद जो है ये यहां पर पहुंच गई, दूसरे सेकंड में ये कण यहां पर पहुंच गई। तो यहां पर ये जो है पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के बीच में इसने 1 सेकंड का समय लिया और 1 सेकंड में मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री जो है क्या हो गया? घूम गया। तो हम लोग बोलेंगे कि इस कण का कोणीय गति या कोणीय वेग कितना है? 20 डिग्री है करके, ठीक है। तो जब भी कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है और उस कण को मतलब उस कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा मतलब त्रिज्या 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय वेग बोलते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से जो है दर्शाते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? कोण बटे में समय, जितना कोण वो घुमा बटे में समय। तो ये हो जाएगा इसका सूत्र। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा? कोण बटे समय, या इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा बराबर थीटा बटे में समय। ये जो है थीटा आपका क्या है? कोण है, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां से हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद कोणीय गति हो गया। एक और गति यहां पर हमारे पास बच गया है और वो है आपका प्रक्षेप्य गति। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल से हम लोग अगले वीडियो में जो है बल के बारे में जो है पढ़ना चालू करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रक्षेप्य गति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब इसको सिंपल सा ऐसे समझिए कि जैसे जो नीरज चोपड़ा है ना, जो हमारे भारत देश के जो है जेवलिन थ्रोअर है, मतलब भाला फेंक है। तो जब वो क्या करते हैं, भाला को ऐसे फेंकते हैं तो भाला पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाकर फिर एक निश्चित समय के बाद क्या होता है? जमीन को छूता है कि नहीं। तो इस तरीके की जो गति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति जो है कहते हैं। तो जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों के बीच में रखकर फेंका जाता है, तो जो गति होती है उसकी इस गति को जो है हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति जो है हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे धनुष बाण का निकलना हो जाएगा, ऊपर हवाई जहाज से किसी चीज को जब हम लोग गिराते हैं तब भी वहां पर होता है। जो सैनिकों का जो तोप और गोला होते हैं जब उसको फायर किया जाता है तो भी परवलयाकार या प्रक्षेप्य गति को क्या करता है? ये घूमता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। जब कोई पिंड नियत त्वरण से मतलब उसका त्वरण कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा, से गति करता है तथा पिंड के वेग का परिणाम समय के साथ बदलते हैं, इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। एक ऐसी गति जिसमें आपका क्या रहेगा? त्वरण जो है क्या रहेगा? नियत रहेगा। त्वरण क्या रहेगा? आपका फिक्स रहेगा। मतलब ए का मान आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। मतलब उसकी गति लगातार क्या आती जाएगी? ए जो है आपका फिक्स रहेगा। तो जैसे किसी वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका तो शुरू में इसका दिशा क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। और उसका देखो परिणाम और दिशा, तो यहां पर जो गति होगी वो थोड़ी सी कम होगी। फिर जैसे जैसे मतलब यहां पर गति ज्यादा होगी, फिर दूसरे बिंदु पर गति कम होगी, फिर तीसरे बिंदु पर और गति कम होगी, फिर जब वो टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा उसकी गति और कम होगी। फिर जैसे ये नीचे जाते जाएगा तो इसका गति बढ़ता जाएगा। तो पहले देखो ऊपर की तरफ जा रहा था, इसका दिशा और गति यहां तक अलग था।
फिर यहां से इसकी दिशा और गति अलग है, तो ऐसे गति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति जो है कहते हैं। इसमें धनुष बाण का एग्जाम्पल हो गया, तोप से गोले का निकलना हो गया, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाता है प्रश्न में कि यदि किसी वस्तु को हमें क्या करना है, प्रक्षेप्य गति करवाना है और अधिकतम दूरी तक जाना चाहिए, तो उसको कितना कोण बनाते हुए जो हमें फेंकना चाहिए, तो उत्तर है 45 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकना चाहिए। तो नीरज चोपड़ा को अगर अपने भाला को क्या करना है, अधिकतम दूरी तक पहुंचाना है, तो उसको जमीन से अपने हाथ के बीच में कितने अंश का कोण बनाना पड़ेगा, 45 अंश का कोण जो है बनाना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, 45 अंश के कोण से जो है अधिकतम दूरी तक जो है जाएगा। तो अधिकतम दूरी तक पहुंचाने के लिए ये वाला कोण आपका कितना होना चाहिए, 45 अंश का जो है होना चाहिए, ठीक है। 45 से कम होना चाहिए, उससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 45 जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बल के बारे में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। कोई डाउट होगा, कुछ और वीडियोस चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए जरूर प्रयास करूंगा मैं, ठीक है।